लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जिनमें हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 फॉर्म्स कर ली थी। अब जो रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स है वो हमने देखनी है आज। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आज है हमारे पास, इसके अलावा फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आज हमने ये पूरा करना है। तो सबसे पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये क्या है यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? अच्छा, इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी की सारी जो पावर है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी होती है, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती, सारी की सारी पावर किसके पास है? सेंट्रल अथॉरिटी के पास। मतलब जैसे पाकिस्तान में तो आप देखते हो कि 2 गवर्नमेंट्स है ना, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म में जो प्रोविंसेस होते हैं ना, वो उनको पावर्स किसमें दी होती है? सेंटर में, ठीक है। और सेंटर जब चाहे उनसे पावर्स ले लेता है, जब चाहे प्रोविंसेस को खत्म कर दे, जब चाहे नए प्रोविंसेस बना दे। उनकी बाउंड्री भी सेक्टर नहीं होती, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यूके में ये है सिस्टम, यूनिटरी फॉर्म। इसके अलावा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो टर्की में भी यही सिस्टम है, ठीक है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है फ्रांस में भी और चाइना में भी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी की सारी अथॉरिटी होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी होती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उतनी अथॉरिटी होती है जितनी के सेंटर प्रोविंसेस को दे दे, और हो सकता है किसी प्रोविंस को ज्यादा अथॉरिटी दे दे, किसी को कम दे दे, ठीक है। डॉक्टर फाइनल क्या कह रहे हैं कि क्या डेफिनेशन है यूनिटरी गवर्नमेंट के हवाले से? इज ऑफ द व्यू दैट a unitary government is one in which all the authority and the power are lodged in a single center whose will and agents are legally omnipotent over the whole area. मतलब सिंपल, किसकी विल प्रिवेल करिए पूरे पूरे कंट्री में? सेंटर की, ठीक है। कोई क्लैश नहीं आ सकता, कोई दूसरी गवर्नमेंट का वजूद ही नहीं है। फाइन। The central government is supreme and administrative division exercise only the powers that the central government has delegated to them. जैसे मैंने आपको भी बताया कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास या एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन के पास सिर्फ और सिर्फ इतनी ही पावर होती है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें दे दे, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी होती है किसको वो क्या इख्तियार दे रहे हैं, ठीक है। सब डिविजनल यूनिट्स आर क्रिएटेड एंड अबॉलिश्ड एंड देयर पावर मे बी ब्रॉडेंड एंड नैरोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। हो सकता है कि एक टाइम में किसी प्रोविंस के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं और हो सकता है दूसरी गवर्नमेंट जो आए तो वो उसके इख्तियारात को कम कर दे, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है। फिर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? सिंगल गवर्नमेंट है। सिंगल गवर्नमेंट का ये मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर में गवर्नमेंट होती है, प्रोविंसेस की अपनी ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है। एक ही लेजिस्लेचर होता है और वही पूरी टेरिटरी के लिए लॉ बना रहा होता है, सेंटर में होता है। तो सारी की सारी जो सुप्रीम पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलोन जो है वो बिलोंग कर रही होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती नहीं है, ना प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होती है। जैसे पाकिस्तान में हमने देखा ना, प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं, सिंध असेंबली है, पंजाब की असेंबली है, केपीके की असेंबली है। लेकिन अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगा तो इनमें से कोई भी असेंबली होगी ही नहीं, सिर्फ एक सिंगल लेजिस्लेचर होगा। मतलब सेंटर में लेजिस्लेचर होगा, हो सकता है वो यूनिट बाई कैमरल हो या फिर यूनिकैमरल हो, मतलब हाउसेस 2 हो सकते हैं सेंटर में। फिर उसके अलावा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द पावर, इसका एक करेक्टरिस्टिक है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर क्या है कि भाई सारी की सारी पावर सेंटर के पास है, कोई पावर डिसॉल्व नहीं हुई, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट के पास है, सेंटर के पास है। और कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन भी नहीं है, पावर मतलब पावर की डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है और डिवीजन भी नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में क्या सिस्टम है कि जी कुछ एरियाज हैं जिन पे हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जो है एरियाज हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिए हुए हैं। बहुत कम एरियाज हैं जिनमें इकोनॉमिक अफेयर्स हैं और फॉरेन पॉलिसी है और एक दो और काम है जो कि सेंटर के पास है, ठीक है। बाकी सारी लेजिस्लेशन जो प्रोविंसेस हैं वो अपने लिए करती हैं। लेकिन सेंटर मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारा का सारा सेंटर ही काम संभाल रहा है। हाँ जी, मैं यही बात कर रही हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी दी हुई है और उनके पास पहले भी थी। और जब 18th अमेंडमेंट आई तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पाकिस्तान में ज्यादा बढ़ गई, ठीक है।
बहुत डेमोक्रेटिक हो गया रूल, मतलब फेडरेशन को स्ट्रेंथन किया है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है ही नहीं। ठीक है, पहले कम अख्तियार थे प्रोविंसेस के पास, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत ज्यादा अख्तियार दे दिए प्रोविंसेस को। तो सही कह रहे अब्दुल्ला, ऐसा ही है, जरदारी ने 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिली है प्रोविंसेस को। फाइन। अच्छा, तो इसके अलावा क्या है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना दो दो लिस्ट है। एक वो लिस्ट है जिसमें सेंटर लेजिस्लेट कर सकता है, एक वो लिस्ट है जिनमें प्रोविंसेस लेजिस्लेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक तीसरी लिस्ट भी होती है कंकरेंट लिस्ट। उसमें क्या होता है कि दोनों जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों मिलकर लेजिस्लेट कर सकते हैं, लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, administrative units are at the mercy of the center. As I've told you earlier कि जी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होती हैं, वो क्या मतलब एट द मर्सी ऑफ सेंटर पे होती हैं। सेंटर उनको कभी भी खत्म कर सकता है, कभी भी नया बना सकता है। ठीक है, सेंटर कभी भी उनके इख्तियारात को वसी कर सकता है, कभी भी उनके इख्तियारात को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो समझ लें कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है ना, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान में तो जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनकी बाउंड्रीज बड़ी सेक्रेड है, आप किसी प्रोविंस को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, लोग ये समझते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा ही नहीं है, वो जो मर्जी चाहे वो करते थे। नहीं, ऐसे नहीं होता। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जैसे हमारे पाकिस्तान में जब हमारा कंट्री बनी थी तो क्या हुआ था, एक बनाई थी हमारी कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी थी। ठीक है, उस कमेटी के मेंबरान की तादाद कोई तकरीबन 9-10 थे वो लोग। ठीक है, पहली कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठी थी कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। ठीक है, और क्या नाम है उसका, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी लियाकत अली खान ने दे दी थी कि इस तरह बनाए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको बेस बना के अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो क्या हुआ, जब वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना, तो पता लग गया कि जी पाकिस्तान का सिस्टम हमने ऐसे चलाना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे चलाना है। ठीक है, लेकिन अनरिटन, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या होता है कि ना उन्होंने कोई वे डिसाइड नहीं किया होता पहले, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे कुछ रूल्स पास होते जाते हैं, कुछ जो है वो लॉज बनते जाते हैं, तो उनको ना कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाते जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइम पे बैठ के नहीं बना होता, और ना ही एक वक्त में पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ होता। ठीक है, टाइम टू टाइम बहुत सारे जो है वो लॉज आते जाते हैं या फिर अमेंडमेंट्स आती जाती हैं, इस तरह की चीजें आती जाती हैं, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाते जाते हैं। जैसे बिल ऑफ द राइट्स है, और मतलब यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ द राइट्स है, फिर कुछ एक्ट्स हैं, कुछ लॉज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिए। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो रिजिड नहीं होता, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, पहली चीज कि पाकिस्तान में अगर आपने अमेंडमेंट करनी होती है तो सारे प्रोविंसेस से पहले परमिशन ली जाती है, मतलब परमिशन इन द सेंस कि वहां की 2/3 मेजोरिटी हर एक हाउस से आएगी, तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब जब प्रोविंशियल यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में प्रोविंशियल यूनिट्स एज सच है ही नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एज सच है ही नहीं, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो क्या होता है, वो जो एक हाउस है ना सेंटर में, वो ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो अमेंडमेंट है वो प्रपोज करेगा, और वहां के ही अगर हाउस है वो मान गया कि हाँ जी इसको, इस अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना देना चाहिए, तो जी बस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया। ठीक है, वो अमेंडमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए ना आपको सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछना नहीं पड़ता, ना ही उनकी क्या कहते हैं अप्रूवल की जरूरत है। तो ये आसान है इसको अमेंड करना, ऐसे ही है जैसे किसी नए लॉ को इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, तो नॉर्मली फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, नॉर्मली फ्लेक्सिबल होता है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। और पता है क्या, तीसरी बात ये भी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ना कोई ऐसी जुडिशरी भी नहीं होती विद स्पेशल पावर्स जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर सके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को खत्म कर सके। जैसे हमने जब जुडिशियल ब्रांच के बारे से पढ़ा था,
हमने पढ़ा था जी कि जुडिशियल रिव्यू का एक इख्तियार होता है जुडिशरी के पास, और वो क्या करती है कि जब उसे लगता है कि कोई भी ऐसा लॉ पास हुआ है, लेजिस्लेचर ने पास किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, तो वो उसका नल एंड वॉइड कर सकती है। और अगर वो नल एंड वॉइड कर दे तो वो लॉ पास नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू का था ना कंसेप्ट, आपने पढ़ा। अब वो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट यूजुअली कहाँ होता है? फेडरेशन में। जुडिशरी को एक्स्ट्रा पावर कब दी जाती है? नॉर्मली फेडरेशन में, ठीक है, जहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी होती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में यूजुअली प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई लड़ाई होने के चांसेस ही नहीं होते, तो जुडिशरी को इतना पावरफुल बनाया ही नहीं गया होता। और जब उसके पास इख्तियारात की है ही कमी, ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट आ रही है तो जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, जुडिशरी के पास इतने इख्तियारात नहीं है, तो इट्स टू फ्लेक्सिबल टू अमेंड। फाइन। नेक्स्ट क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर। अच्छा, अब जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है ना, उसमें लेजिस्लेचर सुप्रीम होता है। ये मतलब लॉ मेकिंग बॉडी है, अकेली अकेली लॉ मेकिंग बॉडी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है ही नहीं। उसी ने सारी कंट्री के लिए, सारे जो है जो प्रोविंसेस हैं, जितने भी डिविजन्स हैं, सबके लिए लॉ बनाना, ठीक है, इसने ही लॉ बनाना और इम्प्लीमेंट भी होना है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू वाला कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ये सुप्रीम लेजिस्लेचर है। जैसे कि हमारे पास ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को मेंशन किया है, मतलब वो प्रैक्टिकली जो है वो इस सॉरी मतलब इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कि जो पार्लियामेंट करी ना वो सही है। बल्कि एक लास्ट की है मेरे ख्याल से, उस बंदे ने बोला हुआ है कि जी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, उसके पास हर मतलब वो हर तरह का कानून पास कर सकती है, हर तरह का कानून। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कर सकती कि एक मर्द को औरत और औरत को मर्द डिक्लेयर कर, बस उसके पास बाकी सारे इख्तियार ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ठीक है। मतलब इतने वसी इख्तियार हैं कि वो हर तरह का लॉ पास कर सकते हैं। अच्छा जी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में नेक्स्ट चीज क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में एक ही गवर्नमेंट है, ठीक है, एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो भी बंदा सिटीजन है ना, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में वो सेंटर का सिटीजन है या पूरी कंट्री का सिटीजन है, वो अपनी किसी प्रोविंस का सिटीजन नहीं है। जैसे आप हो पाकिस्तान में रहते हो, ठीक है, तो एक आईडी कार्ड बनता है, ठीक है, और फिर जब आपने कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होता है तो वो डोमिसाइल भी मांगते हैं। तो डोमिसाइल हमारा कहाँ का बनता है? हमारे प्रोविंसेस का बनता है। जो जीबी या कश्मीर से रहते हैं उनके कश्मीर और जीबी के डोमिसाइल्स होते हैं। जो बलोचिस्तान से रहेगा उसके बलोचिस्तान का, केपी वालों का अपना डोमिसाइल होता है। अगर मैं पंजाब की सिटीजन हूँ तो मेरा पंजाब का डोमिसाइल होगा। तो डुअल सिटीजनशिप होती है, ठीक है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ही नहीं, तो सारे के सारे किसके सिटीजन हैं? तो सारे के सारे यूके के सिटीजन है, ठीक है। यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। फाइन। तो यहाँ तक मैं क्लियर हूँ आप सबको? आई होप कि मैं क्लियर हूँ। अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछे। फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मेरिट्स हैं इसके। जी, तो पहला अच्छा जो है पॉइंट ये है कि जी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट क्या है कि जी स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, ऑल पावरफुल गवर्नमेंट मौजूद है। कोई प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी जल्दी एक्शन ले सकती है, उसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की इजाजत की जरूरत नहीं है। और सेंट्रल अथॉरिटी है, अगर उसने कोई भी काम करना है मतलब स्टेट के अंदर, तो भाई वो स्ट्रॉन्ग है, ऑल पावरफुल है, तो वो कर सकती है। नेक्स्ट है सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन क्या सीन ये है कि जी पूरी कंट्री में एक ही निजाम चलेगा। ये नहीं होगा कि जी केपी का कोई और सिस्टम चल रहा है, बलूचिस्तान का कोई और सिस्टम चल रहा है, पंजाब का कोई और सिस्टम चल रहा है। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी, सब कुछ स्टेट मतलब ऊपर से सेंटर वॉच करिए और एक यूनिफॉर्म सिस्टम चलेगा सब जगह। देन क्या है? सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। देखो जी, जब यहाँ पाकिस्तान में जो है हर प्रोविंस के अंदर उनका अपना सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, फिर अपनी अपनी उनकी ब्यूरोक्रेसी भी भर्ती होती है, अपने अपने मिनिस्टर्स लगते हैं, पार्लियामेंट है, तो एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत बढ़ जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है सिस्टम। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में आ जाना तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो होती नहीं है, सीधी सीधी एलजी पे बात जाती है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे, ठीक है। तो ये क्या है? सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है, ना ब्यूरोक्रेसी एक्स्ट्रा रखने का चक्कर है प्रोविंसेस के अंदर, ना पार्लियामेंट हाउस बनाने का चक्कर है, ना सेक्रेटरीट बनाने का चक्कर है। तो बहुत ज्यादा मईशत पे कम बोझ पड़ता है इस चीज का। अभी भी हम पाकिस्तान में एक दो प्रोविंसेस बनाने के बाद 2-3 साल से सुन रहे थे, लेकिन वो बना नहीं, क्योंकि
पाकिस्तान की इकोनॉमी इस बात की इजाजत दे ही नहीं रही कि हमने प्रोविंसेस बनाए, क्योंकि वो एक बोझ डालेगा, ठीक है, वो एक एक तरह से ना सेंटर पे और ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। देन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कोई भी कंडीशन, सोशल नीड चेंज हो रही है और क्या नाम है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस इलाके में जो है थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ ना लोकल गवर्नमेंट को ही जो है इतना से ना इख्तियारात ज्यादा दे के कम दे के, तो उन चेंजेस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंड करना है तो वो भी आसान है, बिल्कुल आसान है। नॉर्मली क्या होता है कि समटाइम्स फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की मना करने की वजह से या मतलब वहां से अप्रूवल ना होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो ही नहीं सकती, लेकिन बहुत जरूरत है। तो अभी यहाँ पर ना यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का अच्छी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ी जल्दी हो जाती है। आप वक्त के साथ साथ ना अपने आप को बदल सकते हो, आराम से बदला जा सकता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर जो स्मॉल स्टेट्स हैं, छोटी स्टेट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है और मोर स्ट्रेंथ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो आइडियली जो है वो सूटेबल है मतलब छोटी स्टेट्स के लिए, जो जिनको बहुत बड़ा एरिया नहीं है, मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वर्क। जैसे सिंगल गवर्नमेंट है या समझ लो वन मैन शो हुआ है, एक एक बंदे के हाथ में सारे इख्तियार आते हैं, तो वो ब्लेम गेम नहीं स्टार्ट हो जाएगी अगर काम नहीं होगा तो। और उसे पता है ये काम तो मैंने ही करना है, ठीक है। ये भी नहीं होगा कि अच्छा चलो मैं नहीं करता तो कोई और कर लेगा। तो ये जो है ना लैप्सेस जो आते हैं काम के बीच में, वो सब खत्म हो जाते हैं। ब्लेम गेम भी नहीं होती, उसे पता है कि भाई मैं ही अकाउंटेबल हूँ, मैंने काम करना है तो मैंने करना है। तो जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ब्लेम कर ही नहीं सकती लोकल गवर्नमेंट्स को अपने फेलियर की वजह से, एक्ट्स और ओमिशन की वजह से। जैसे कराची का क्या हाल हुआ है, कितना खराब हाल हुआ है, क्यों? सेंटर में कोई और गवर्नमेंट होती है और प्रोविंस के अंदर कोई और गवर्नमेंट होती है, कराची में कोई और गवर्नमेंट आती है, जिसकी वजह से सारा ब्लेम गेम चलता रहता है कि जी कराची में मिनिस्टर्स कहते हैं हमें फंड नहीं मिल रहे, और सेंटर कहता है जी यहाँ की गवर्नमेंट काम नहीं करी, हम तो फंड रिलीज कर रहे हैं। सारा मसला मसला है, वो काम ही नहीं होता कोई, क्योंकि उन्हें पता है कि हम एक दूसरे पे जो है ना वो इल्जाम लगाते रहेंगे तो अवाम भी इतनी पागल है, वो आती रहेगी हमारी बातों में। देन क्या है कि जी कैन बी वेरी यूजफुल इन मीटिंग इमरजेंसी। अब मैंने बताया कि जी सेंटर में ऑल पावरफुल गवर्नमेंट मौजूद है जो कि तमाम नेसेसरी डिसीजंस ले सकती है और उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकती है विद फुल पावर, क्योंकि उसकी राह में कोई रुकावट है ही नहीं, ठीक है। वो अकेले के लिए गवर्नमेंट है, उसको किसी और से कंसेंट लेने की जरूरत ही नहीं है किसी काम करने के लिए, ठीक है। तो वो जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग करेगी और इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इमरजेंसी की कंडीशन में है एक अच्छी तरह से वो ना निकल सकते हैं इमरजेंसी की कंडीशन से। फाइन, ये मेरिट्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया है। देन हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्सट्रीमली पावरफुल, डीमेरिट्स में, ठीक है। ये डीमेरिट्स शुरू हो गए। डीमेरिट्स में सबसे पहले क्या है, उसमें वही बात पकड़ी है जो मेरिट्स में पकड़ी थी कि जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार ज्यादा है तो वो प्रॉम्प्ट ले सकती है, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सट्रीमली पावरफुल है और इतनी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस सेंट्रल डिक्टेटरशिप या डेस्पोटिज्म आ जाए ओवर लोकल एरियाज, मतलब सेंटर जो मर्जी चाहे वो करे। हो सकता है कि एक इलाके को काम की जरूरत है, मतलब वहां पे कुछ डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उस साइड पे ध्यान ही नहीं दे रही और कोई इसका ध्यान खींचने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो ऑल पावरफुल है, कोई सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो मौजूद ही नहीं है। तो वो डिक्टेटरशिप या डेस्पोटिज्म पे चली जाएगी कि बस मेरी मर्जी चलेगी, जो मैं चाहूंगा वही होगा, या मैं जिधर काम करवाना चाहूंगा वही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, डेंजर ऑफ इनएफिशिएंसी। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंटली बिहेव कर रही है, ठीक है, ओवर बर्डन हो गई है या कोई और मसले मसाइल है, काम उसके पास बहुत ज्यादा है, तो अब कोई उसके नीचे सब गवर्नमेंट कोई है ही नहीं
जो उसका बर्डन शेयर कर सके, या अगर वो इनएफिशिएंट होगी है तो एफिशिएंसी से काम कर सके। ठीक है, तो फुली कैपेबल नहीं हो पाती जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में, कि वो जो प्रेशर ऑफ द वर्क है ना उसको मीट कर सके, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तरह से वो अपना जो काम करना होता है ना वो कर नहीं पाती, फेल हो जाती है वो काम करने में। ठीक है, नॉर्मली वेलफेयर स्टेट्स में बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि आप जो आवाम है उसको सारी वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, और वो सारा काम किसने करना है, गवर्नमेंट ने करना है। और गवर्नमेंट अगर इतनी एफिशिएंट नहीं है और उसका वर्क बर्डन बहुत ज्यादा है, तो कैसे काम करेगी, वो नहीं कर सकेगी, इनएफिशिएंसी दिखाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इग्नोर्स लोकल नीड्स। ये भी एक वैलिड क्रिटिसिज्म है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, अब जो लोकेट मतलब क्या कह रहे हैं कि आप जो सारी पावर सेंटर के पास है, ठीक है, और जो एक लोकलाइज्ड इलाके में कोई अगर मसले मसाइल हो गए तो फिर, और सेंटर उनको नहीं देख पा रहे, ठीक है, कोई इशू है, अब सेंटर तक बात कैसे पहुंचाएंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो नहीं है ना, सेंटर कैपिटल सिटी हो सकता है कि आपके एरिया से बहुत दूर हो, अब यूनिवर्सल लेके किसके पास जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि लोकल नीड्स को प्रॉपरली सेटिस्फाई ना कर सके। ठीक है, और क्योंकि जी लोकल गवर्नमेंट्स का चलिए सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं और इनके पास इतने इख्तियार होते ही नहीं है, क्योंकि इतनी ऑटोनॉमी होती ही नहीं है, तो ये अपने काम प्रॉपरली कर ही नहीं सकते, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का निजाम जरूर मौजूद है, लेकिन समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि उनके इख्तियार इतने वसी है ही नहीं, फिर क्या करें लोग, फिर कहाँ जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे, तो वो जो है ना लोकल नीड्स इग्नोर हो जाती है। फिर बड़ी स्टेट के लिए जो है ना अनसूटेबल है। अब कैसे कि स्मॉल स्टेट होती है, वहां होमोजीनियस लोग रह रहे हैं, एक तरह के लोग हैं सारे, उनकी तकरीबन एक जैसी नीड्स है और जो भी रिक्वायरमेंट्स है एक जैसी है। लेकिन एक बड़ी स्टेट में ना आप देखते हो काफी ज्यादा लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रेशियल, रिलीजियस डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। जैसे पाकिस्तान में ही देख लें, चलो रिलीजियस डिफरेंसेस तो इतने ज्यादा नहीं हो, शिया सुन्नी का ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट ही होता है, लेकिन कल्चरली हम लोग और लिंग्विस्टिकली बहुत डिफरेंट है हम सारे प्रोविंसेस एक दूसरे से। तो यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम चल ही नहीं सकता, क्योंकि एक गवर्नमेंट जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट फिर हम सबके मसले नहीं हल कर सकती। ठीक है, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती है ना वो फिर एफिशिएंटली इस सबको टैकल कर सकती है। तो बड़ी स्टेट्स के लिए और जहाँ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है ना उसके लिए सिस्टम बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मोर डिपेंडेंसी ऑन ब्यूरोक्रेसी। अब ये जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है ना ये एक्चुअली में कौन चला रहे होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक होती है, मोर ब्यूरोक्रेटिक होती है। ठीक है, सिंगल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, एक ही लेजिस्लेचर है जो सारी स्टेट के लिए जो है वो लॉज बना रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, और वही एक ब्यूरोक्रेसी होती है, वही पूरे सिस्टम को जो है ना वो समझ लेके रन कर रही होती है, वो एक ब्यूरोक्रेसी जो सेंटर की होती है। तो एक्चुअली में क्या होता है, इट इज actually the bureaucracy that is running the central and local administration. ठीक है, जैसे लोकल गवर्नमेंट में आप समझ लें कि मिनिस्टर्स वगैरह नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी होती है, तो वही सारा सिस्टम चला रहे थे, कमिश्नर्स होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेस चांस फॉर द पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द वर्किंग गवर्नमेंट। अब सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, प्रोविंसेस है ही नहीं, और यूनिटरी स्टेट है, तो लेस अपॉर्चुनिटीज है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की लोगों के पास। जैसे प्रोविंसेस में अगर गवर्नमेंट हो तो वहाँ जो प्रोविंसेस में मौजूद लोग हैं वो सबके सब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आ सकते हैं, ठीक है, अपने अपने प्रोविंसेस से। लेकिन ये सारी गवर्नमेंट्स खत्म कर दो, सिर्फ सेंटर में गवर्नमेंट है, तो फिर वो कुछ एक गिने चुने लोग हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ लो कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है, इसमें लोगों के पास चांसेस ही नहीं होते इतने कि वो जो है पॉलिटिकल एरेना में आगे है, क्योंकि जगह ही नहीं है ना, गैप ही नहीं है उनके लिए। तो लोग जो है ना समझ लें पॉलिटिक्स से दूर होने लग जाते हैं, उनको पॉलिटिकल एजुकेशन भी इतनी ज्यादा नहीं मिलती। फिर लेस ऑफ द लोकल ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव्स। अब जैसे मैंने बताया कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं तो वो प्रोविंसेस में काम करते हैं,
सड़कें बन रही हैं, मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का कंसेप्ट चल रहा है, और कराची पे भी एक इस तरह का कुछ सिस्टम चल रहा है, अपने हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम्स बना रहे हैं। तो लोकल ऑटोनॉमी है ना, फंड्स आते हैं तो ये काम होते हैं और इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो सेंटर फिर क्या करता है कि वो देखता है, खुद ही देखता है कि कहाँ कहाँ मैंने काम करना है। तो वो लोकल ऑटोनॉमी तो होती नहीं है। एरिया में मौजूद जो लोग हैं, समझ लें कि नाइब है, नाइब नाजिम है और नाजिम है, उनके पास वो फंड्स एक तरह से नहीं आते। तो ना ही उनको ऑटोनॉमी दी जाती है, ना ही वो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं अपने अपने इलाकों में। जैसे लाइक अगर सड़कें खराब हो रही है हमारे इलाके की, तो कौन आगे आएगा? लोकल गवर्नमेंट के लोग आगे आएंगे। अगर लोकल गवर्नमेंट के पास इतने इख्तियारात ही नहीं, तो वो कैसे आगे आएंगे? वो कैसे इनिशिएटिव लेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे उस इलाके में? तो जी ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारे डीमेरिट्स हैं। यहाँ तक बात समझ आई? ओके जी, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आ गया। तो इसमें क्या है कि फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में हमारे पास क्या है, यूनिटरी का आप समझना उलट है। यूनिटरी में सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट है और प्रोविंसेस है ही नहीं, ठीक है, और ना ही पावर को बिल्कुल डिसॉल्व किया गया या डिवॉल्व किया गया। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, दो तरह की गवर्नमेंट्स होती है, दो तरह की गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड किया गया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसे हम फेडरेशन भी कहते हैं, और एक नीचे लोकल गवर्नमेंट्स है जिन्हें प्रोविंशियल, मतलब लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। तो इख्तियारात को दो जगह डिवाइड किया होता है। अच्छा, केसी वेयर है, इन्होंने क्या कहा है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से? In the system, the power of the government is divided between a government for the whole country, मतलब एक गवर्नमेंट है जो पूरे मुल्क को संभाल रही है, एंड गवर्नमेंट फॉर द parts of the country, ठीक है, in such a way that each government is legally independent in its own sphere, ठीक है। अब लीगली इंडिपेंडेंट इन इट्स ओन स्फीयर का क्या मतलब है कि वो जो गवर्नमेंट है ना, जो पार्ट्स की गवर्नमेंट है या समझिए प्रोविंसेस की गवर्नमेंट है, वो उनका लेजिस्लेचर अपना है, वो अपने लिए खुद लॉज बना सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल जो लॉ बना रहा है वो भी इन पे अप्लाई होगा, और इन अपने अपने जो समझिए जो प्रोविंसेस अपने अपने लेजिस्लेचर में जो लॉज बना रहे हैं वो भी अपने अपने प्रोविंसेस में अप्लाई होगा। जैसे हो सकता है पंजाब की असेंबली ने कोई ऐसा लॉ बनाया हो जो सिंध की असेंबली ने नहीं बनाया, तो पंजाब में वो लॉ अप्लाई होगा लेकिन सिंध में नहीं होगा, ठीक है। तो इनका अपना अपना स्फीयर होता है, मतलब एक अलग से लिस्ट बता दी जाती है कि जी पंजाब की गवर्नमेंट या मतलब समझ लें कि जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं इस स्फीयर में लॉज बना सकेंगी, तो फिर वो खुद अपनी मर्जी से लॉज बनाती है, ठीक है। मॉडर्न कंसेप्ट है पॉलिटिकल सिस्टम में, और ये समझ लें कि आप 1787 में जब यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना था ना, तब ये एक सिस्टम स्टैब्लिश हुआ था, उससे पहले नहीं था ये सिस्टम, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उससे पहले मौजूद नहीं थी। अच्छा, यूजुअली ये गवर्नमेंट कब बनती है, जब ना इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे इलाके होते हैं, ठीक है, उनको ज्वाइन करके ना एक सॉवरन स्टेट बना दी जाती है, ठीक है। और वो सॉवरन स्टेट जो है ना, वो इन सारे छोटे छोटे यूनिट से वादा करती है कि हम आपकी ऑटोनॉमी को बरकरार रखेंगे और आप अपनी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही संभाल लेना, हम नहीं अंदर आते, फाइन। अच्छा, 18th अमेंडमेंट के हवाले से ना आप अब्दुल्ला मेरे से पूछा था, जरदारी ने दी थी ये, तो क्या हुआ था, इससे पहले भी ऑटोनॉमी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि 1953 में इनसे प्रॉमिस किया था प्रोविंसेस से कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे आपकी इतनी ज्यादा, ठीक है, कि आप जो है वो सेंटर का कोई इख्तियार नहीं होगा आपके प्रोविंसेस पे, लेकिन उस वक्त दी नहीं थी, इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं दी थी। तो 18 अमेंडमेंट के बाद वो जितनी भी ऑटोनॉमी जो मिली है ना, ये इनसे प्रॉमिस्ड ऑटोनॉमी थी पहले 53 में, 1953 में, तो वो इनको अब बहाल की थी 18th अमेंडमेंट के बाद। इवन के इस अमेंडमेंट में एक आर्टिकल ये भी था कि जी जो स्टेट्स है ना, जो हमारे प्रोविंसेस हैं, इनके लैंड को सेंटर अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता, पहले उसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी किसी एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये इस हद तक ऑटोनॉमी दी है कि हमारी अब लैंड को, पंजाब की लैंड को पंजाब की मर्जी के बगैर फेडरेशन इस्तेमाल नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास क्या है, द कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ द गवर्नमेंट,
दो सेट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ लॉज बनाएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कुछ लॉज बनाएगी। तो एक तरह से हमारे पास दो लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट्स इन द अपर हाउस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में हमारे पास जैसे दो हाउस है, पार्लियामेंट है और सेनेट है। तो वो कह रहे हैं कि जो अपर हाउस जो है ना, सेंट्रल सेनेट जो है, सॉरी सेनेट है ना, सेंट्रल लेजिस्लेचर की जो सेनेट है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, फाइन। कि जितने पंजाब से लोग आएंगे उतने ही बलोचिस्तान से लोग आएंगे, चाहे बलोचिस्तान का एरिया बहुत बड़ा है, पंजाब का बहुत छोटा है, और बलोचिस्तान की आबादी बहुत कम है और पंजाब की बहुत ज्यादा है, फिर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन आएगी। फिर डिवीजन ऑफ पावर्स है। डिवीजन ऑफ पावर्स के मैंने आपको बता दिया था पहले ही, फिर बता देती हूँ कि जी हम हमारे पास क्या है कि कुछ पावर्स डिफाइन कर दिया है कि ये जो एक लिस्ट है ना, सपोज एजुकेशन है, हेल्थ है, फिर लैंड यूजेज है, फिर जो भी सारा सिस्टम है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पे लेजिस्लेशन करेंगे, ठीक है। दूसरी पावर्स जो है जैसे कि फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, वो सारा का सारा कौन देखेगा? सेंटर देखेगा। फिर मिलिट्री वगैरह को कैसे मैनेज करना है वो भी सब सेंटर देखेगा। तो डिवीजन ऑफ पावर है, दो लिस्ट बना दी, सेंट्रल की लिस्ट बना दी, सेंट्रल इस पे लेजिस्लेट करेगा, प्रोविंशियल की लिस्ट बना दी कि प्रोविंस इस पे लेजिस्लेट करेंगे, और एक कंकरेंट लिस्ट होती है जिसमें पावर दोनों को दी जाती है, मतलब एक ही सेक्टर है, एक ही डिपार्टमेंट है, उस पर दो दो लोगों को पावर दी जाती है। जैसे हमारा एजुकेशन का सेटअप जो है ना वो कंकरेंट है, उस पर सेंट्रल भी लेजिस्लेट कर सकता है और हमारा प्रोविंस भी लेजिस्लेट करता है। फिर क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जिससे मैंने बता दिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइम में पास हो, सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइम में पार्लियामेंट ने पास किया, ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नॉर्मली ये मस्ट है कि ना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट है, क्योंकि ना आप समझ लो कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाता है ना वो फिर सारे प्रोविंसेस अप्रूव करते हैं, फिर वो आता है कि हाँ ठीक है हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस सॉवरन स्टेट का पार्ट बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो पार्टीशनशिप होती है कि जी फेडरल हमारी इन चीजों को नहीं छेड़ेगा और हम फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं कि जी हम इन मामलों में सेंटर के साथ जो है अलाइन कर देंगे, हम प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। तो मस्ट बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देन क्या है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सिस्टम है कि जी उस पे जो अमेंडमेंट होती है वो सारे के सारे प्रोविंसेस जब तक अप्रूव नहीं करेंगे वो अमेंडमेंट लागू नहीं होगी। और अब वो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर केपी ने मना कर दिया कि जी हम नहीं आना चाहते हैं, इस अमेंडमेंट को नहीं अप्रूव करते, तो वो अमेंडमेंट सब पे लागू होते। नो, इट इट कांट बी द केस, फाइन। अच्छा, यूजुअली अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अमेंड कर सकती है तो हो सकता है कि जी फेडरल स्टेट्स जो है उनकी ऑटोनॉमी को कम भी किया जा सके। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद यही है कि जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को मेंटेन रखा जाता है। प्रोविंसेस ये देख लेते हैं भाई कोई अमेंडमेंट ऐसी तो नहीं आ गई जो हमारे अगेंस्ट आ रही है, तो हम उसको फिर रोक दें, ठीक है। स्पेशल जुडिशरी होती है क्योंकि भाई दो गवर्नमेंट्स हैं, सेंटर की और प्रोविंशियल की, तो हो सकता है कि जी लड़ाई हो जाए, सेंटर की और प्रोविंसेस का कोई इशू क्रिएट हो जाए, वो किधर लेके जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर्स होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिस्प्यूट वगैरह रिजोल्व करना सारा इसका काम होता है। दो सेंटर के अगर आपस में डिस्प्यूट हो जाए किसी भी चीज को लेके, किसी पावर प्रोजेक्ट को लेके या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेके, या सेंटर और प्रोविंसेस का इशू आ जाए तो जुडिशरी सॉल्व करती है। फिर तीसरी पावर जुडिशरी के पास ये वो है कि ना जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है क्योंकि वो एक तरह से गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कर रही है। तो स्पेशल जुडिशरी होती है, स्पेशल पावर भी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रोविंसेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जुड़े हुए हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी नहीं होगी ना तो वो सारा की सारी जो फिटरेशन है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से एक साथ आई थी वो फिर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। तो जो गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डबल सिटीजनशिप है। डबल सिटीजनशिप में मैंने आपको बताया कि जी सेंटर की अलग सिटीजनशिप होती है, जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर मेरे प्रोविंशियल सिटीजनशिप भी होती है, नॉर्मली होती है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने फिर नहीं भी दी, ठीक है वो फेडरेशन, लेकिन उन्होंने जो है वो नहीं दी हुई प्रोविंशियल सिटीजनशिप। लेकिन पाकिस्तान में या नॉर्मली फेडरेशन में ऐसे चलता है कि डुअल सिटीजनशिप होती है, सेंटर की भी होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है। फिर फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए होते हैं लोगों को,
और वो फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत की जाती है, वो दिए भी जाते हैं लोगों को। नॉर्मली रशिया, यूएसए और इंडिया ने और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इन्होंने भी हमें राइट्स दिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स 8 से 28 तक जितने भी आर्टिकल्स है ना, वो सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ओके। तो ये हमारी हो गई फेडरल गवर्नमेंट। हम आते हैं ब्रेक के बाद, ज्वाइन करें मैगजीन बैरिट्स पढ़ने के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, तो जी मेरिट्स में क्या है कि जो वीक स्टेट्स हैं और स्मॉल यूनिट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है ये। जैसे कि वीक स्टेट्स हैं, उनके पास इतनी पावर नहीं है, इतनी अथॉरिटी नहीं है कि जी वो किसी बड़ी आर्मी को बना सकें या अपने डेवलपमेंटल वर्क कर सकें। तो वो छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो, या वीक यूनिट्स जो हैं, वो मिलकर ना एक बड़ी सॉवरेन स्टेट बना देते हैं जो बेटर सिक्योरिटी के साथ रहती है और मोर चांस ऑफ डेवलपमेंट होता है फॉर ईच यूनिट। ठीक है, तो वैसा ही पाकिस्तान में हो रहा है कि जी हम सारे कराची की कमाई हुई दौलत खा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिट्स इज मेंटेन्ड। कि जी आपने गवर्नमेंट तो बना ली, ठीक है, आपने पूरे स्टेट बना ली काफी सारे छोटे छोटे यूनिट्स ने मिलकर, लेकिन वो ऑटोनॉमस है, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खुद बना रहे हैं, अपने लॉस खुद बना रहे हैं, अपने आप को खुद से गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, उनके ही लोग होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद ही अपने इलाके को देख रही होती है, अपने प्रोविंस को देख रही होती है, उनका अपना मिनिस्टर होता है, सीएम होता है, फिर अपना गवर्नर तो खैर फेडरेशन से आता है, लेकिन मिनिस्टर सारे उनके अपने होते हैं और उनके लोग चला रहे होते हैं उनका सारा निजाम। ठीक है, बेस्ट फॉर वास्ट एंड हेट्रोजीनियस स्टेट्स। अब हमने यूनिटी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में पढ़ा था कि वो छोटी स्टेट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि बड़ी स्टेट्स में क्या होता है कि बहुत सारे रेशनैलिटी के इशू होते हैं, रेशियल इश्यूज होते हैं, लिंग्विस्टिक इश्यूज होते हैं, कल्चरल इश्यूज होते हैं। तो अगर हम कल्चरली, जैसे हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, सारा कल्चरली लिंग्विस्टिकली डिवाइड है। ठीक है, बलोच कम्युनिटी, पठान, मतलब पश्तून जो है, फिर पंजाबी हैं, फिर सिंधी हैं। तो क्या है कि हेट्रोजीनियस स्टेट्स हैं, वास्ट स्टेट है, तो इन सब की हेट्रोजीनियस होने को मेंटेन रखने के लिए क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया ताकि जी क्लैशेस भी ना आए। ठीक है, आपस में क्लैशेस भी ना आए, इनको ऑर्गेनाइज रखा जा सके और ये खुश भी रहे इस तरह ना। तो एक तरह से हेट्रोजीनियस स्टेट्स के लिए बहुत बेस्ट है। डेस्पोटिज्म को प्रिवेंट करता है, जैसे हमने यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में पढ़ा कि जी सेंट्रल अथॉरिटी के पास सारी पावर है और डेस्पोट और डिक्टेटर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी की जो पावर है ना वो डिवाइड हुई है, नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी है, तो एक चेक एंड बैलेंस रहता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो रही है, डिस्पॉट हो रही है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो सारा मसला हल कर देगी, अगर वो डिस्पॉट ना हो तो, या वो इनएफिशिएंट ना हो तो। ठीक है, फिर डिवीजन ऑफ पावर है, ऑब्वियसली डिवीजन ऑफ पावर है, जो पावर है उसको डिवॉल्व किया गया। जब पावर ज्यादा डिवॉल्व हो जाती है ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि लोकल इश्यूज को अच्छी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू होते हैं ना, उनको ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दी जा सकती है। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका जो काम है वो मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं, फॉरेन अफेयर्स को संभालना है, करेंसी को संभालना है, तो वो वहाँ के अफेयर्स देख लेती है, उस पर पावर सॉरी बर्डन जो है ना कम हो जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल मसले देख लेगी कि जी हेल्थ सेक्टर के लिए हॉस्पिटल किधर बनाए, या क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, स्कूल्स किधर बनाए, सड़कें किधर बनाए, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन सारे कामों को देख लेगी। ठीक है, वो बर्डन एक तरह से ना शेयर कर देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर देती है, तो एक इस तरह बहुत अच्छा एक निज़ाम है। अब जहाँ मेरिट्स हैं वहाँ कुछ ना कुछ डिमेरिट्स तो होंगे। ठीक है, तो पहला डिमेरिट ये है जो हमने हमेशा से देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नॉर्मली कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं अगर गवर्नमेंट एक पार्टी से ना हो तो। ठीक है, लोकल स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। ठीक है, अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं कर रहे, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अकाउंटेबल कर रही है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रही है कि आप फंड रिलीज नहीं कर रहे, या ये मसले मसाइल हैं तो हल करें हमारे, तो थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है। फिर इनकन्वीनियंट इन द टाइम्स ऑफ द स्विफ्ट एक्शंस। अब समटाइम्स क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, यहाँ कोई अमेंडमेंट है जिसकी बहुत 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 ज्यादा जरूरत है, लेकिन जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज के लिए सपोर्ट ही नहीं करी, तो अब क्या करें, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है,
जो एक बहुत बड़ा मसला है फेडरेशन के लिए। फिर लेस इकोनॉमिकल है, मतलब खर्चा बहुत ज्यादा होता है। हर प्रोविंस की अपनी अपने मिनिस्टर्स हैं, अपनी कैबिनेट है, फिर अपने हाउसेज हैं, फिर अपना सेक्रेटेरिएट है, फिर अपनी ब्यूरोक्रेसी है, तो बर्डन, ठीक है, पूरे सिस्टम पे बहुत बर्डन पड़ जाता है इसका। नेक्स्ट क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रॉब्लम है। अगेन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का बहुत ज्यादा मसला होता है। समटाइम्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अमेंडमेंट को अलाउ ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जी हमारी ऑटोनॉमी जो है वो इससे हर्ट होगी या हमारे हक में नहीं बात जा रही, तो वो उसको पास नहीं करेंगे। और हो सकता है कि उसका पास करना बहुत 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 जरूरी है उस टाइम पे, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात नहीं समझ रही। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देख रही है कि वक्त आ गया कि ये लॉ जो है ये अमेंड हो जाए, वरना मसलिम स्टाइल और बढ़ जाएंगे। तो ये अमेंडमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि पावर डिसॉल्व हुई है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की लाजमी अलाउ चाहिए, सेंट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। अब जैसे हम देख लें कि जी हमारी रिलीजियंस जो है ना वो नॉर्मली डिवाइडेड होती है। पाकिस्तान के साथ तो शायद कम हो, लेकिन अपनी अपनी प्रोविंशियल स्टेट्स के साथ बहुत ज्यादा होगी कि जी हम तो पंजाबी हैं, हम तो सिंधी हैं, हम तो बलूची हैं। यही खतरे को भांपते हुए ना कायद आज़म ने कहा था कि आप इन सारे झगड़ों से ना बालातर होकर सोचे, आप सिर्फ पाकिस्तानी, आप सिर्फ पाकिस्तानी। लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है ना, उसने हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून से बांट के रखा हुआ है, गिलगिती और कश्मीरी में भी, ठीक है। अच्छा जी, हम डिफरेंस देख लेते हैं इनका आपस में क्या डिफरेंस है यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का। तो आसान है, अगर वैसे आप पढ़ लेंगे तो आप खुद भी समझ आ जाएगी, लेकिन मैं बता देती हूँ। पहला पावर डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल और प्रोविंसेस के बीच में। फेडरल में, यूनिटरी में सारी की सारी पावर कंसंट्रेटेड है सेंट्रल अथॉरिटी में। दूसरा क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और स्पेशल पावर है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। और देयर इज नो सच मैकेनिज्म इन यूनिटरी गवर्नमेंट, क्योंकि इतनी जरूरत ही नहीं है स्पेशल जुडिशरी की, ठीक है। फिर क्या है जी, दो सेट्स ऑफ द लॉज हैं, ठीक है। प्रोविंशियल लॉज हैं और फेडरल लॉज हैं, जो कि लोगों को ओबे करने, सिटीजन्स को ओबे करने। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर है, वही लॉ बनाता है, तो सिंगल सेट ऑफ द लॉ है। देन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में, लेकिन मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेशल प्रोसीजर है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है और ऐसा कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है। आप जिस तरह आम लॉ बनाते हो और एब्रिगेट करते हो, उसी तरह आप कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज भी या कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हो, या नया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नई बातें डाल सकते हो। देन क्या है, दो जो है ना सेपरेट लेजिस्लेचर्स प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सी बात है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है और सेंट्रल लेजिस्लेचर है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या है, ओनली सिंगल लेजिस्लेचर इज प्रेजेंट, सिर्फ एक लेजिस्लेचर प्रेजेंट है सेंटर का। फियर ऑफ सेपरेशन इज देयर। अब देख लें आप पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान की एग्जांपल ना मैं इसलिए बार बार ला रही हूँ क्योंकि हम डेली ना इससे सामना होता रहता है। बलोच लिबरेशन आर्मी एक चल रही है जो चाह रही है बलोचिस्तान को अलहदा वो बना दिया जाए कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान से अलहदा करके। सिंध में भी एक तरह की तहरीक पहले चली थी, वो कहते थे कि भाई सिंध को अलहदा करे पाकिस्तान से, क्योंकि जो है ना सिंध पूरा पाकिस्तान चला रहा है, सिंध को अलहदा करे। सिंध पे उतना पैसा लगता नहीं है जितना ये जनरेट करता है, स्पेशली कराची। तो फियर ऑफ सेपरेशन मौजूद होता है क्योंकि हमने प्रोविंसेस को बहुत अनोनमी दी होती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ऐसा कोई मौजूद ही नहीं है फिर, क्योंकि वो एक पूरी कंट्री है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे छोटे बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझ लो कि कंट्री के अंदर 4-5 कंट्रीज हैं, ठीक है। फिर समझ लें, लेकिन होता नहीं है, वो प्रोविंसेस ही होते हैं। फिर पुअर स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की फेडरेशन में, ठीक है। गवर्नमेंट इतनी स्टेबल नहीं होती क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं होती, और इसमें गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड है, इधर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है। डाइवर्स टेरिटरीज को यूनाइट किया है हमने फेडरल में, तो एक कंट्री बन गई। यहाँ पर पूरी की पूरी कंट्री जो है ना वो होमोजीनियस है, ठीक है। टेरिटरी सारी की सारी एक ही जैसी है, होमोजीनियस है या इज नॉट डाइवर्स। फिर कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन का रिटन होता है, यूनिटरी का अनरिटन होता है। फिर स्पेशल जुडिशरी है विद वाइड पावर्स, नो स्पेशल जुडिशरी विद सच पावर इज रिक्वायर्ड, मतलब इस सिस्टम को चाहिए ही नहीं ऐसी जुडिशरी।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कन्फेडरेशन। यहाँ तक कुछ सवाल? चले हो तो पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगी। कन्फेडरेशन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या है कि ये ऐसा फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जिसमें, अब देखें जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में सारी की सारी पावर सेंटर के पास, ठीक है। फेडरेशन में क्या है, सारी की सारी पावर किसके पास है, मतलब पावर डिवाइडेड है, ऑलमोस्ट बैलेंस पावर है, डिवाइडेड, ठीक है, दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में। कन्फेडरेशन में ना ये होता है कि जी आपका जो सेंटर है ना वो बहुत वीक है और प्रोविंसेस बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग है। प्रोविंसेस भी नहीं समझो, वो पूरी की पूरी अपनी कंट्रीज ही होती है, फुल कंट्री होती है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, कन्फेडरेशन यूनिट्स कहते हैं उनको। अच्छा, कन्फेडरेशन इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच स्टेट्स और टेरिटरीज रिटेन अल्टीमेट अथॉरिटी। ये जो टेरिटरीज या स्टेट्स है ना, ये समझ लें कि जो प्रोविंसेस है ना उसके पास क्या है, सारी की सारी अथॉरिटी है, except for some specifically delegated to a national government। तो जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है ना उसको कुछ पावर्स दे दी होंगी, इन्होंने खुद से ही दे दी होंगी, ठीक है। तो इसे हम कन्फेडरेशन कहते हैं। A confederation is the weak central authority that derives all its power from the states or provincial government, ठीक है। सारी की सारी ताकतें किसके पास है, स्टेट के पास है, और जो सेंटर है ना वो अपनी पावर डिराइव कहाँ से करता है, वो स्टेट से करता है, ठीक है। The states of a confederation retain all the powers of an independent nation, like right to maintain military force, print money, and make treaties with other national powers। अब देखिए, जब मैंने फेडरेशन पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि सेंटर के पास ये फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और मिलिट्री की पावर्स होती हैं, ठीक है, सेंटर के पास होती हैं। लेकिन कन्फेडरेशन में क्या है कि जो स्टेट्स है ना, उन हर स्टेट की, उसके अंदर कन्फेडरेशन में हर स्टेट की अपनी अपनी मिलिट्री होगी, अपनी अपनी मनी चल रही होगी। अब खुद से वो किसी भी कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, कोई भी ट्रीटी साइन करना चाहते हैं, वो सब समझ लेगी ना, कन्फेडरेटिंग यूनिट्स के पास होगी पावर। अब आपके जहन में ऐसी कोई कंट्री आ रही है या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जिसके पास इस तरह की पावर हो या कॉन्फेडरेशन हो? जो पढ़े बगैर बताएगा, नीचे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। चले मैं क्या इंतजार करूँ, आप पता नहीं कितनी देर में कमेंट करेंगे। जो है ना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास सार्क भी इस तरह की एग्जांपल है, SCO ये ऑर्गेनाइजेशन है, OIC ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की एग्जांपल है। तो अगर कोई कंट्री इस तरह किसी यूनिट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बनना चाहे तो उसे हम कन्फेडरेशन कहते हैं। USA जो था ना, जब 1878 में वो आज़ाद हुआ था, 1787 मेरे जहन से निकल गया सही वाली डेट, तो वो उस टाइम में ना कन्फेडरेशन था, ठीक है, 13 स्टेट्स की कन्फेडरेशन थी, लेकिन जो है ना वो सही से मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो फिर जो है उसको, मतलब पहला कॉन्स्टिट्यूशन उसको एब्रोगेट किया गया, फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे, ठीक है। तो USA के पहले जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को, एक मिनट मेरे जहन से निकल गया, आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन कहते थे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को, USA को आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन था। फिर दूसरा जब कॉन्स्टिट्यूशन आया ना तो उसमें USA को फेडरेशन बना दिया, ठीक है। फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर्स है कि लूज यूनियन ऑफ सॉवरेन स्टेट्स, सारी की सारी स्टेट्स सॉवरेन होती हैं और वो खुद से एक एग्रीमेंट करती हैं कि जी हम ना एक यूनियन बना लेते हैं, और यूनियन बना के ना हम रहेंगे, ट्रेड आसानी से हो जाएगी, हो सकता है करेंसी भी एक रख लें, फिर हम ना फ्री वीज़ा एक दूसरे को दे देंगे, एक दूसरे के सिटीजन्स को, मतलब इतना कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई एक कंट्री में आएगा तो वो बाकी सारी कंट्रीज को भी घूम सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में अगर आप फ्रांस चाहते हो तो आप जर्मनी भी घूम सकते हो, आप डेनमार्क भी घूम सकते हो, और भी जितनी यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं, तकरीबन 57 कंट्रीज है मेरे ख्याल से, तो सबको विजिट कर सकते हो विद वन वीजा, ठीक है। लूज यूनियन ये होती है कि जी कभी भी अगर सॉवरेन स्टेट्स में से कोई भी चाहेगी ना तो उसे छोड़ सकती है, ठीक है, कभी भी उसकी मर्जी। तो आर्टिकल जैसे अभी ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा आर्टिकल 51 को काम में लाते हुए, ठीक है। सिसेशन इज अलाउड, अभी मैंने यही बात की कि कोई भी कंट्री जब चाहे यूनियन को छोड़ सकती है, कोई रोक नहीं सकता,
लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अगर सारे के सारे मेंबर्स यूनियन से अलग हो जाए तो कॉन्फेडरेशन ही खत्म हो जाएगी। अगर मतलब ये जितनी भी 56 कंट्रीज हैं मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन में, अगर ये सब चाहें कि हम बस अब यूरोपियन यूनियन को खत्म करते हैं, हम अलग-अलग सॉवरेन स्टेट्स बन के रहेंगे, तो यूरोपियन यूनियन खत्म हो जाएगी। अच्छा, सॉवरेन पावर जो है वो सेंटर के पास लोकेटेड नहीं होती, जो स्टेट्स होती है ना वो खुद सॉवरेन स्टेट्स होती है। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन में फ्रांस सॉवरेन स्टेट है, यूरोपियन यूनियन का जो सेंटर है ना, मतलब जो यूरोपियन यूनियन है वो सॉवरेन नहीं है, जर्मनी सॉवरेन है। ठीक है, इस तरह जो भी कंट्रीज है वो सब अपने अपने आप में पूरी पूरी एक कंट्री है, सॉवरेन स्टेट्स है। अच्छा, कोई भी फैसला करना है ना तो जितनी भी कंट्रीज वहां मौजूद है ना उस यूनियन में, उन सबसे कंसल्टेशन होगी तो फिर कोई फैसला होगा किसी भी मसले पर। तो आपको पता है यूरोपियन यूनियन की अपनी पार्लियामेंट भी है जो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। अपनी पार्लियामेंट है यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज की मिला के। ठीक है, फिर इनका एक हेग है, मतलब कोर्ट है इनका अपना, एक इनकी अपनी पुलिस होती है यूरोपियन यूनियन की जो सारी कंट्रीज को वो करती है। फिर यूरो करेंसी है जो इनकी अपनी करेंसी है। ठीक है, जो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे यूरो को वो कर ले, मतलब कुछ शराइत होती है कि उनकी उस कंट्री की ट्रेड कैसी है, मतलब इकोनॉमी कैसी है, तो अगर वो यूरोपियन यूनियन की दी हुई शरात के मुताबिक होती है तो यूरो को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो यूरो को भी यूज कर रही है और अपनी खुद की करेंसी भी है, जैसे डेनमार्क है, वहां डेनिश क्रोन भी चलता है और यूरो भी चलती है। ठीक है, फिर क्या है, मेंबरशिप ऑफ द यूनियन इज वॉलंटरी। आपको जबरदस्ती नहीं कह सकता कि जी यूरोपियन यूनियन का पार्ट किसी भी कंट्री, किसी भी हिस्से को बना लो, किसी भी दुनिया के हिस्से को बना लो, नो। जैसे टर्की जो है ना काफी अर्से से ट्राई कर रहा है कि मैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाऊं। ठीक है, तो जो मेंबरशिप के लिए वॉलंटियर करेगा ना तो उसको मेंबरशिप मिल जाएगी। बाकी जो यूनियन में मौजूद कंट्रीज है ना वो डिसाइड करती है कि हमें देनी भी है नहीं। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती नहीं किसी को यूनियन में डाला जाता। एडवांटेजेस क्या है जी, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं वो मिलके एक यूनिट बना लेती हैं, जिससे क्या होता है उनको डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, एजुकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर जैसे यूरोपियन यूनियन था ना तो मतलब है इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का कोटा होता है। जैसे फ्रांस में ना यूरोपियन यूनियन के डिफरेंट मेंबर्स की जॉब्स के कोटे होते हैं। फ्रांस में आके जो है ना यूरोपियन यूनियन के जो डिफरेंट कंट्रीज है वहां से लोग आके यहाँ जॉब कर सकते हैं, वो रखते हैं। ठीक है, फिर मतलब इस तरह जो है ना काफी सारी इस तरह की चीजें होती है, ट्रेड के एग्रीमेंट्स होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं कि आपकी कोई भी चीज हमारी कंट्री में आएगी तो ना हम पैसे लेंगे पूरे यूरोपियन यूनियन से 57 ममालिक से। अगर कोई चीज या 56 ममालिक से कोई भी चीज फ्रांस में आ रही है तो कोई सब्सिडी, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, सॉरी सब्सिडी तो टैरिफ नहीं लगेगा। ठीक है, और ना ही फ्रांस से किसी भी जगह पे कोई भी जो है चीज जा रही है तो उसको भी नहीं देना पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, तो ये एक डेवलपमेंट का चांस प्रोवाइड करती है, लेकिन सोवरेनिटी लोगों को बिलोंग कर रही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेंटर सॉवरन हुआ है, उनकी अपनी आइडेंटिटी भी बरकरार रहती है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा होती है कॉन्फेडरेशन में, मतलब जैसे प्रोविंसेस को या कॉन्फेडरेटिंग यूनिट्स को सारी सारी पावर दी हुई है, सेंटर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और यूजुअली जो मेंबर स्टेट्स है ना वो आपस में बहुत ज्यादा कॉपरेशन से रहती हैं, क्योंकि कॉपरेशन से ना रहने में उनका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब उनका ही प्रॉब्लम है ना, जैसे जब यूएस नहीं यूके जो है वो सही तरह नहीं रह सका तो उसको छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई हमारे पास इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और जो है हमारे अपने पैसे पूरे नहीं होते, हम फिर सालाना कुछ पैसे देते भी हैं यूरोपियन यूनियन को, तो जिसकी वजह से ना मसले मसाइल हो रहे थे, तो वो कॉपरेट नहीं कर पा रहा था, छोड़ दिया उसने। ठीक है, तो एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, सेंटर बहुत वीक है, सेंटर के पास कोई पावर है ही नहीं, ऐसा समझते हैं, सिर्फ कुछ एक पावर्स होती हैं, बाकी नहीं होती। इंटर पावर स्ट्रगल चलती रहती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी पूरी पार्लियामेंट होती है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की, और पार्लियामेंट का भी कोई एक हेड होता है बंदा। ठीक है, अब इंटर पावर स्ट्रगल चलती रहती है। पहले जो है ना यूके, ब्रिटिश, वो जर्मनी और फ्रांस की बहुत ज्यादा पावर स्ट्रगल थी।
अब फ्रांस और जर्मनी रह गए, और तकरीबन ना एक जैसे ही हैं दोनों कंट्रीज ना, एक दूसरे को बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो इंटर पावर स्ट्रगल चलती रहती है कि मैं आगे आऊँ या मैं पार्लियामेंट में ज्यादा फंड ट्रांसफर करूँ, मेरी मर्जी के लॉज बने और इस तरह की बातें। फाइनेंशियल पावर्स है ही नहीं सेंटर के पास कोई भी, सारी की सारी फाइनेंशियल पावर्स जो है ना वो सारी की सारी पावर्स किसके पास है, सॉवरेन स्टेट्स के पास है। ठीक है, यही जो है ना दो तीन मसले थे जिनकी वजह से ना यूएसए का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को खत्म करके इन्होंने दूसरा बनाया था, क्योंकि फाइनेंशियल पावर्स थी स्टेट की, जिधर मर्जी जाते थे वो उधर ट्रेड करने लगती थी। सेंटर अपनी कोई अथॉरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पा रहा था। फिर एक डिसएडवांटेज इसका है सस्टेनेंस का। अब जब ये चाहेंगे तो खत्म कर देंगे, लॉन्ग लास्टिंग है ही नहीं इनकी गवर्नमेंट, ठीक है। तो समझ लेंगे जब तक ये चाह रहे हैं तब तक चलते रहेंगे, जब ये खत्म करना चाहेंगे तब खत्म हो जाएगा। हालांकि फेडरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, फर्क क्या है फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में? कॉन्फेडरेशन टेम्परेरी एसोसिएशन है, कभी भी खत्म हो जाती है। फेडरेशन परमानेंट एसोसिएशन है। कॉन्फेडरेशन में क्या होता है कि स्टेटहुड बरकरार रहती है, ठीक है, स्टेटहुड बरकरार रहती है। जैसे फ्रांस के जो लोग हैं वो फ्रेंच ही रहेंगे, जर्मनी के जो लोग हैं वो जर्मनी रहेंगे, और वो जर्मनी की स्टेट ही रहेगी, ठीक है, वो खत्म नहीं हो रहेगी। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है, जब आप एक सॉवरेन स्टेट का पार्ट बन गए हो तो अब बस वो आप उस स्टेट का पार्ट हो, बाय कर्टिसी आपको स्टेट कहते हैं या प्रोविंस कहते हैं, वरना आप तो उसका हिस्सा हो, ठीक है। फिर जो लॉज कन्फेडरेशन में पास होते हैं ना, सेंट्रल अथॉरिटी जो भी लॉज पास कर रही है, तो स्टेट्स की अपनी मर्जी है, वो मतलब अपने सिटीजन्स को जो है वो उन पर इम्प्लीमेंट करें ना करें, उनकी मर्जी है। लेकिन फेडरेशन में क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी जो भी लॉ पास करेगी वो सब पे लाजमी है उसको ओबे करना, ठीक है। सारे प्रोविंसेस को लाजमी है कि वो लॉज को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। सिटीजन्स इन अ कॉन्फेडरेशन अलाउ एलिजियंस ओनली टू द स्टेट्स। कॉन्फेडरेशन में अब ये नहीं होता कि भाई मैं तो यूरोपियन यूनियन का सिटीजन हूँ, नो। यूजुअली क्या करते हैं, हम फ्रांस के सिटीजन है, जर्मनी के सिटीजन है, डेनमार्क के सिटीजन है, या पोलैंड के सिटीजन है, इस तरह के। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है, यूजुअली जो एलिजेंस है ना लोगों की अपनी स्टेट के साथ भी होती है और फेडरेशन के साथ भी होती है, ठीक है। ये मैंने लिखना था, दैट्स व्हाई दे यूजुअली एंजॉय डुअल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप नहीं, या बाई मिस्टेक डुअल लिखा गया। अच्छा, इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू नेशन, ठीक है। यूर मतलब आप समझ लें कि जी कन्फेडरेशन का पार्ट बनने से या कन्फेडरेशन में कुछ कंट्रीज के आने से कोई नई जो है वो नेशन नहीं बन जाती, फाइन। लेकिन जब कोई स्टेट जो है या कन्फेडरेशन बनाती है, मतलब कुछ छोटे छोटे टेरिटरीज मिलके सॉरी फेडरेशन बना रही है, तो एक पूरी की पूरी नई नेशन आ गई। जैसे पाकिस्तान के बनने से पहले पाकिस्तानी कौम का कोई वजूद नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तानी कौम भी बन गई, ठीक है। तो फेडरेशन के बनने से एक नई नेशन बन जाती है। अच्छा, द मेंबर स्टेट कैन सीड फ्रॉम द यूनियन व्हेनेवर दे वांट। जब भी मेंबर स्टेट्स चाहेंगे वो उसका पार्ट नहीं रहना चाहती तो वो उसे छोड़ सकती है जब भी। अच्छा, फेडरेशन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया कि बलूचिस्तान के लोग कितनी देर से कोशिश कर रहे हैं कि जी वो छोड़ दे पाकिस्तान को, लेकिन वो नहीं छोड़ सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन क्या है, क्या डिग्री ऑफ यूनियन इज नॉट वेरी डीप, इट इज जस्ट सुपरफिशियल और टेम्परेरी यूनियन, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन टाइज नहीं है। नेक्स्ट क्या है, यूनिटी अमंग द मेंबर स्टेट्स इज मच डीपर, ठीक है। लोगों की जो जो हमारे प्रोविंसेस है ना उनकी टाइज आपस में बहुत ज्यादा डीप है। सेंटर इज नॉट वेरी पावरफुल कन्फेडरेशन में, लेकिन सेंटर बहुत ज्यादा पावरफुल एज कम्पेयर टू स्टेट्स, ठीक है, फेडरेशन में। नेक्स्ट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जरा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, दो एग्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। एक एग्जेक्टिव जो है वो गवर्नमेंट का हेड होता है और एक एग्जेक्टिव जो है वो स्टेट का हेड होता है,
ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पार्लियामेंट में से जो एग्जेक्टिव आ रहा है ना, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसको हम पार्लियामेंट में से लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है मैंने। द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द एग्जीक्यूटिव इज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में से ही हम एग्जीक्यूटिव ला रहे हैं, पार्लियामेंट को फिर जवाब देगा, अकाउंटेबल होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का क्या है कि कैबिनेट ही रियल एग्जीक्यूटिव होती है, वही सारी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रही होती है और लेजिस्लेचर को अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल भी होती है। मतलब लेजिस्लेचर कभी भी कैबिनेट को बुला लेगा कि जितने भी वजीर मशीन है ना, शाबाश आ जाए, बताएं उन्होंने काम क्या किया या क्या गन मारा है 5 साल में या 4 साल में, जो भी लेजिस्लेचर उनको बुला सकता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? डुअल एग्जीक्यूटिव्स हैं। डुअल एग्जीक्यूटिव्स, एक प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी हेड ऑफ द स्टेट, और एक प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी की पूरी कैबिनेट जो है ना, किसी एक मिनिस्टर के काम के लिए पूरी की पूरी लेजिस्लेचर के सामने जवाब दे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उन सबको ना अपने काम के लिए मतलब जस्टिफाई करना होता है कि हमने ये काम किया क्यों है। ठीक है, और सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मिनिस्टर के काम के लिए पूरी की पूरी कैबिनेट जवाब दे, और फिर पूरी की पूरी कैबिनेट को बताना भी पड़ता है कि जी ये मतलब समझने का सपोर्ट करना पड़ता है कि काम हमने इसलिए किया था, ये हो गया वो हो गया। तो सबके सब एक बंदे की गलती के वजह से मारे जा सकते हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बंदा जो काम कर रहा है ना, वो अपने डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ जवाब दे। तो दोनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के लिए भी और दूसरे के डिपार्टमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइन, क्योंकि पूरी की पूरी जो कैबिनेट है ना, वो एज अ टीम काम कर रही होती है। फिर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, जैसे मैंने बताया कि आपने एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से ही लिया है, तो वो लेजिस्लेचर जब पार्लियामेंट का इजलास होता है तो सारे के सारे मिनिस्टर्स और वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, लेजिस्लेचर में बैठते हैं, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। तो क्लोज रिलेशनशिप है। फिर पॉलिटिकल होमोजेनिटी, अब इसमें क्या है पॉलिटिकल होमोजेनिटी में कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो अपनी पार्टी के लोगों को अपनी कैबिनेट में नॉर्मली शामिल करता है। ठीक है, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी के साथ आते हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ आते हैं, और उन सबका एक ही मकसद होता है, उनकी आराम मुख्तलिफ नहीं होती। और जो प्राइम मिनिस्टर जो बात कह रहा होता है ना, सारी कैबिनेट को उसको डिफेंड करना होता है। वो जो है समझ प्राइम मिनिस्टर की जो है किसी भी एक्शन के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, वरना उसको पार्टी से रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, कि जो भी काम करते हैं ना वो सीक्रेटली काम करते हैं, और जब वो लॉ पास हो जाता है ना फिर बताते हैं। तो नॉर्मली अपने एक्शंस में थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी सीक्रेटली काम करते हैं। फिर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में सारी की सारी कैबिनेट काम करती है। मेरिट्स क्या है जी इसके? पहले हार्मनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव में भी वही लोग मौजूद हैं और लेजिस्लेचर में भी वही लोग मौजूद हैं, तो एक बेहतर तरीके से काम होता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का, कंट्री अच्छी तरीके से रन हो जाती है। रिस्पॉन्सिबल एंड क्लीन होते हैं, क्योंकि जी पूरी की पूरी कैबिनेट अकाउंटेबल है किसको, लेजिस्लेचर को, तो वो रिस्पॉन्सिबल है और फिर उन्हें काम भी फिर इस तरह ही करना पड़ता है। पीपल्स गवर्नमेंट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो आ रहा है वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव में से आ रहा है, क्योंकि लेजिस्लेचर के लोगों को हमने चुना और फिर एग्जीक्यूटिव उन्हीं में से आ गए जिन्हें हमने चुना, तो हमारी गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो गई। ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग, अब जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में से ही है, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कोई भी फैसला कर रहा है तो लेजिस्लेचर उसको नल एंड वॉइड नहीं करेगा। ठीक है, उसे काम करने देगा, तो क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। फिर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इन अ सेंस कि जी जैसे वो एक डिसीजन मेकिंग है, तो क्या होता है कि जब भी कोई काम करना होता है तो लेजिस्लेचर इनके रास्ते में नहीं आता। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है अपना आराम से काम कर लेता है। अच्छा, और इसके अलावा क्या है कि अपने कामों के लिए एक मिनट मुझे सोच मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी के वाले से हाँ ये है कि ना, अगर गवर्नमेंट सही तरह काम नहीं करी, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर गवर्नमेंट सही तरह काम नहीं करी तो आप पूरी की पूरी कैबिनेट को घर भेज सकते हो, क्योंकि अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर को जब लगेगा कि गवर्नमेंट सही तरह काम नहीं करे तो
उनका बोरे बिस्तरा पैक कराओ, उन्हें घर भेजो और नए गवर्नमेंट को ले आओ, ठीक है, नए इलेक्शन करा लो, तो फ्लेक्सिबल है, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग हो जाती है। जैसे कि अभी क्या हुआ था यूके में कुछ अर्से पहले, डेविड कैमरन की कमेंट आई थी, उसने जब रेफरेंडम करवाया ब्रेग्जिट के लिए, तो लोगों ने ज्यादातर वोट डाल दिए ब्रेग्जिट के हक में। तो उसने कहा कि भाई मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी पॉलिसीज इस हिसाब से बनी ही नहीं थी, मेरा था कि हम ब्रेग्जिट नहीं करेंगे, हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहेंगे, तो उसने छोड़ दी कैबिनेट। फिर जो सामने से जब काम नहीं हुआ ब्रेग्जिट के ऊपर सही तरह, तो उसने भी गवर्नमेंट छोड़ दी, लेजिस्लेचर ने उसको घर भेज दिया, नया एग्जेक्टिव आ गया, तो फ्लेक्सिबल है। अच्छा, कंड्यूसिव टू नेशनल इंटीग्रेशन, अब इसका क्या मकसद है? जो भी समझ लें कि जी नेशनल इंटीग्रेशन, जो कल्चरल इश्यूज हैं या जो भी नेशन के मसले मसाइल होते हैं, उनको बेहतर तरीके से हल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बैठे हुए हैं, तो लोगों के मसाइल बेहतर तरीके से हल करेंगे, जिसकी वजह से नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? एजुकेशनल वैल्यू है। एजुकेशनल वैल्यू में हमारे पास क्या है? पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट ने जो बनाए होते हैं ना, वो प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होते हैं, लेजिस्लेचर में डिस्कस होते हैं, उस पर स्पीचेस होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जैसे आप सुनते होंगे जब भी पार्लियामेंट का इजलास होता है तो टीवी पर आ रहा होता है, ठीक है, तो हमें पता लग रहा होता है कि जी कौन सा बिल पास हो रहा है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, उनसे पूछा जाता है, वो उन्हें अकाउंटेबल रखा जाता है। तो एक तरह से ना एजुकेशनल वैल्यू है कि हमें अवेयरनेस आ रही होती है पॉलिटिकल सिस्टम के काम करने की, वो किस तरह काम कर रहे हैं, इश्यूज वगैरह कौन कौन से लोगों के वो भी राइज होते हैं वहां पे, ठीक है, तो एजुकेशनल वैल्यू है। अच्छा जी, डीमेरिट्स क्या है? वीक सुप्रीमेसी ऑफ पावर्स। अब वीक सुप्रीमेसी ऑफ पावर्स क्या है? सॉरी, वीक सेपरेशन ऑफ पावर्स लिखना था मैंने यहाँ पे। मोंटेस्क्यू ने कहा था कि जी पावर्स डिवाइड होनी चाहिए, एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर के काम में कोई जो है वो मतलब नहीं आएगा, और ना ही जुडिशरी लेजिस्लेचर के कामों में आएगी, मतलब इस तरह सारी पावर सेपरेट होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पावर सेपरेशन ऑफ पावर है ही नहीं, एक्चुअली में जो एग्जेक्टिव है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है और लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव का भी पार्ट है, तो वीक सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मली बाइस्ड हो जाती है पॉलिसी मेकिंग ना, ठीक है, वो सारी जो है एक तरह से एग्जेक्टिव के हक में जा रही होती है। और यूजुअली लेजिस्लेचर जो है ना, क्योंकि एग्जेक्टिव उसके अपने होते हैं, तो उन्हें अकाउंटेबल भी नहीं करते, उनको एक तरह से सपोर्ट ही कर रहे होते हैं। कैबिनेट की डिक्टेटरशिप है, क्योंकि कैबिनेट एक्चुअली में तो मेजोरिटी पार्टी से है, लोअर हाउस में मेजोरिटी पार्टी से कैबिनेट आ गई है, तो वो अथॉरिटेरियन होते हैं, उसे पता है कि भाई मैंने तो किसी को जवाब ही नहीं देना, पार्लियामेंट में मेरे बंदे बैठे हैं, मुझे बुलाएंगे नहीं, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, अथॉरिटेरियन हो जाता है, अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो कैबिनेट की डिक्टेटरशिप है, ठीक है, सही तरह काम ही नहीं करेंगे। फेलियर टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस। अब नॉर्मली क्या होता है कि इनका फिक्स टेन्योर नहीं होता, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका फिक्स टेन्योर नहीं होता, कभी भी लेजिस्लेचर आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके और उनको हटा सकती है, कैबिनेट को हटा सकती है, तो वो प्रॉम्प्ट डिसीजन ले ही नहीं सकते, उनको टेंशन लगी रहती है कि अगर हमने ऐसा कोई स्टेप ले लिया, हो सकता है कोalition गवर्नमेंट हो, ठीक है, तो अगर वो जो मेंबर्स हैं, कोalition गवर्नमेंट वाले मेंबर्स हैं, वो इनके किसी भी पॉलिसी से इख्तलाफ रखते हैं, तो वो छोड़ जाएंगे, वो कहेंगे भाई हम तुम्हारे साथ नहीं है, गवर्नमेंट खत्म, तो यूजुअली ना इनको झुकना पड़ता है और फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, तो ये प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं ले सकते। पार्टीसनशिप है, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आपने देखे पॉलिटिकल पार्टीज की बेसिस पे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ही आती हैं, ठीक है, तो इनकी कुछ आइडियोलॉजी होती है, पार्टीसन मोटिव्स होते हैं, ठीक है, फिर यूजुअली क्या होता है, पार्टीज को पीछे से कुछ लोग फंड कर रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, तो वो ज्यादातर ना नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देख के लॉज पास करते, वो लोगों के इंटरेस्ट को देख के लॉज पास कर देते हैं, जो कि ना उनको फंडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस तरह आप समझ लो कि इतनी अच्छी कोई गवर्नमेंट नहीं होती, और यूजुअली क्या होता है कि पार्टीशन बेसिस पे काम हो रहा है, तो ऑपोजिशन पार्टीज को रगड़ते रहते हैं हर वो गवर्नमेंट वाले, और गवर्नमेंट ऑपोजिशन वाले गवर्नमेंट वालों को लड़ रहे हैं। फिर गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ना क्या होता है कि वोट डाल के लेजिस्लेचर में तो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठा दिया, अब वो उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स में से जो इनफेक्टिव हैं, इनकम्पिटेंट हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं, वो एग्जेक्टिव बन जाते हैं और स्टेट को चलाने की कोशिश करते हैं और फिर स्टेट का सत्यानाश करते हैं, ठीक है, और बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हुए
ऐसी चीजें ज़हन में रखी जाती हैं जो कि स्किल्स नहीं होते, कॉम्पिटेंस नहीं होते, बल्कि ये देखेंगे कि वफादारी किसके साथ है पार्टी की, ठीक है, या बस उस बंदे की वफादारी पार्टी के साथ कितनी है, वो उसका रिलीजन क्या है, उसकी कास्ट क्या है, या कम्युनिटी फैक्शन वगैरह के साथ मतलब उसके क्या रिलेशंस है, इस तरह की बातें। स्किल्स और कॉम्पिटेंस को नहीं देखेंगे। जैसे अभी पिछले साल हुआ था, आसिफ आई गेस था बंदा, फाइनेंस का बहुत बड़ा नाम था वो, और जब गवर्नमेंट ने उसको अपना मुशीर रखने की कोशिश की इमरान खान ने, तो बहुत सारे लोग खड़े हुए कि जी ये तो मरज़ाई है। हालांकि वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट था, किसी मुसलमान से भी ज्यादा, लेकिन उसको नहीं रखने दिया। फिर क्या है, कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, अब जैसे कैबिनेट जो है वो पावरफुल तो है, लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड है, वो अपने सारे कामों के लिए इनफेक्टिव है, इनकॉम्पिटेंट है, अपने सारे कामों के लिए ब्यूरोक्रेसी पे रिलाई करे, तो उसके कंधों का सहारा देती है। वही इन्हें एडवाइस करते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, वो इन्हें गाइड करते हैं, तो समझ में कौन गवर्नमेंट चला रहा है, ब्यूरोक्रेसी चला रही है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एक्चुअली ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, जल्दी जल्दी करते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यूएसए में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है। इसमें एक ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होती है, सॉरी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक ही होता है, ठीक है, और वो प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही है, हेड ऑफ द स्टेट भी वही है, ठीक है। और लेजिस्लेचर से बिल्कुल सेपरेट होता है, लेजिस्लेचर नहीं बुला सकती, किसी को अकाउंटेबल नहीं रखती, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है मिनिस्टर। और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से रखता है, अपने चुनिंदा बंदों को, या समझ लें अपने एक्सपर्ट लोगों को रखता है, लेजिस्लेचर से कोई नहीं आता इंसान, ठीक है। करेक्टर्स में क्या है, प्रेसिडेंट रियल हेड है गवर्नमेंट का भी और स्टेट का भी। फुल्ली सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता, एग्जीक्यूटिव के अलग से इलेक्शंस होते हैं और फिर वो जो है वो ऑफिस में आ जाता है, ओवल ऑफिस में, ठीक है। फिर मिनिस्टर्स जो हैं, जितने मिनिस्टर्स, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता है, वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते, वो हो सकता है कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स लोग हों, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को ही अकाउंटेबल होते हैं और किसी लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल नहीं होते, और लेजिस्लेचर जो है मिनिस्टर्स को हटा नहीं सकता जब तक प्रेसिडेंट खुद ना चाहे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, मोर डेमोक्रेटिक है, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखना था लेस डेमोक्रेटिक है, क्योंकि मोर डेमोक्रेटिक जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी है, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी क्या है, क्योंकि भाई कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, तो लेजिस्लेचर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस ला के एग्जीक्यूटिव को उसके ऑफिस से हटा नहीं सकता। एक प्रॉपर प्रोसीजर इम्पीचमेंट का, अगर उसको फॉलो किया जाएगा, उस पर कोई एलिगेशन लगेंगे तो जो है उसको हटाया जा सकता है, वरना सिर्फ इस वजह से कि जी पार्लियामेंट में जो है उसकी पार्लियामेंट का कॉन्फ्रेंस लॉस हो गया प्रेसिडेंट पे, तो उसको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। प्रेसिडेंट को लोग एक्चुअली में खुद वोट डालते हैं, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज को वोट डालते हैं, और फिर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट को चुनता है, तो वो एक तरह से पीपल्स प्रेसिडेंट होता है, और वो एक पीपल को ही अकाउंटेबल होता है। मोर एफिशिएंट है, ठीक है, अच्छी तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि जी उसने लेजिस्लेचर को कुछ जवाब ही नहीं देना, पार्टिसनशिप का भी मसला नहीं होता, फैक्शंस को कुछ भी नहीं रखना होता, तो वो जो भी प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग है, बोल्ड डिसीजन मेकिंग है, वो सब कर लेते हैं, अच्छी तरीके से काम करता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत ज्यादा सूटेड है, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में ना कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, और जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है ना, तो अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा ना हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन के, तो फिर काम खराब हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखानी पड़ती, इमरजेंसीज में भी बेस्ट है, क्योंकि वो प्रॉम्प्ट डिसीजन ले सकता है। सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, क्योंकि एक ही बंदा है पूरे जो है वो स्टेट को चला रहा है, तो वो नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को दिखाता है, ठीक है। डिक्टोरियल में मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है कि डिक्टोरियल हो जाता है, पावर बहुत ज्यादा है, तो वो डिक्टेटर की तरह हुकूमत करता है। समटाइम्स क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेडलॉक्स भी हो जाते हैं कि जी सेनेट का अगर प्रेसिडेंट के साथ काम नहीं सही चल रहा, तो कोई एक इशू के ऊपर मसला क्रिएट हो गया, तो फिर रिजॉल्व नहीं हो पाता। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि ना पॉइंट को अकाउंटेबल नहीं है, बहुत सिस्टम है और वीक फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि सेनेट ने अप्रूव करनी होती है, अगर सेनेट अप्रूव नहीं करती तो फॉरेन पॉलिसी अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। ये खुद देख लीजिएगा, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है जी, खत्म हो गया।